जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। आज हम एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, जिसपे हम लोग आज स्टार्टिंग से करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से गाइस। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर हम दिल्ली सल्तनत जो हमारा 1526 तक है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे और वन बाय वन वीडियो हम लोग यहाँ पर डालते रहेंगे, आपको अपलोड करते रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे आपके वीडियोस गाइस, ठीक है। जो भी यहाँ डिस्कस होगा वो एक आउट ऑफ पॉइंट होंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स हैं जिसमें पूछे जाएंगे उनको लेकर यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ से लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा स्लेव डायनेस्टी पे हम लोगों ने चर्चा की। स्लेव डायनेस्टी गाइस, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से रूलर आए थे और उन रूलर ने क्या क्या काम किया था, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, टेन्योर वाइज में डिस्कस किया था। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला जो फाउंडर होता है इसका स्लेव डायनेस्टी का वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गाइस, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक है स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी को हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, याद रखना है। इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पर मामलुक वंश। इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न रूलर। तो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न रूलर्स, इंडिपेंडेंट पेरेंट से उत्पन्न रूलर्स, ठीक है, मामलुक वंश कहते हैं और इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना गाइस। जिसका टेन्योर रहता है 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 तक इसका टेन्योर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या अचीवमेंट थे, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल बनाई थी, कैपिटल लाहौर को बनाया, याद रखना, लाहौर को कैपिटल बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे कैंपेन में साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। ये स्लेव था, किसका स्लेव था? स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी गाइस। स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था एक मार्केट से, कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था मार्केट से, याद रखना, ठीक है। इसको बाई किया था मोहम्मद गौरी ने, इसको बाई किया था। पहले इंसान बाई होते थे, नौकर चाकर वगैरह जो सॉलिड हुआ करता था उनको ये सुल्तान जो है उनको बाई कर लिया करते थे। तो स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी का गुलाम मतलब कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के साथ कई कैंपेन में भाग लेता है, जैसे कि आपका बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। इसमें तो बाहर से ही थोड़ा कोऑपरेट करता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका रोल प्ले होता है वो चंदावर में होता है, याद रखना है। चंदावर में, तो चंदावर के दूत है 1194 को, ठीक है गाइस। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है और बैटल ऑफ चंदावर के उसमें इसका ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप होता है। मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक मिलकर राजा जयचंद को हराते हैं, किसमें? बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में, ठीक है गाइस, याद रखना है। मोहम्मद गौरी के समय पर ये पार्टिसिपेट करता है, काम भी करता है, और मोहम्मद गौरी इसको पूरी तरह से अपना उत्तराधिकार भी बना देता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, खोकर जनजाति उसको मार देती है। थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ मैं ना, खोकर जनजाति मोहम्मद गौरी की हत्या कर देती है, ठीक है गाइस। खोकर जनजाति कब होता है? 1206, क्लियर है। थोड़ा एक मैंने बैकग्राउंड बता दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक का कि एक मार्केट से इसे बाय किया गया था, याद रखना है, ठीक है। स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है,
कई सारे ये कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करता है, ठीक है। देन खोखर जनजाति मोहम्मद गौरी की हत्या कर देती है 1206 में, और फिर 1206 से लेकर 1210 तक रूलर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो रूल करता है। कहाँ पर करता है? दिल्ली के अंदर करता है, लेकिन कैपिटल अपने कहाँ बनाता है? लाहौर में बना देता है। क्लियर? जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है, वो सुल्तान का टाइटल नहीं लेता। याद रखना, सुल्तान का टाइटल नहीं लेता गाइस, सुल्तान का टाइटल एडप्ट नहीं करता है। क्लियर? और वो खलीफा रहता है, मतलब किसका खलीफा रहता है? मोहम्मद गौरी का। अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है, ठीक है, याद रखना है। मतलब सुल्तान कहता है कि मेरे एक ही सुल्तान था, मेरा एक ही मालिक था, मोहम्मद गौरी, बस मैं उनको ही मानता हूँ, मैं सुल्तान की पदवी यहाँ धारण नहीं करूंगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को क्या? खलीफा माना, मतलब गुलाम माना मोहम्मद गौरी का। क्लियर? अब इसमें साथ साथ मोहम्मद गौरी ने इनको कुछ टाइटल भी दिए थे, जैसे कि मलिक का टाइटल दिया था, सिपह सलार का टाइटल भी दिया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब उनको लगा मोहम्मद गौरी को कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशंसनीय योग्य है कई सारे कैंपेन में और कई सारे उपलब्धियां इसकी अच्छी हैं, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सलार का टाइटल दिया। तो यहाँ मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है गाइस। तो मलिक एंड सिपह सलार, सिपह सलार, जैसे सलार को आपको लग रहा है सलार मूवी आई थी, आई नहीं सलार मूवी, तो ये टाइटल था जो मोहम्मद गौरी ने दिए थे, ठीक है। ये टाइटल थे, टाइटल से गिवन बाय मोहम्मद गौरी टू कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखना ये मोहम्मद गौरी ने दिए थे, किसको दिए थे? टू कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे, ठीक है। मेन पॉइंट, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, बस कंटिन्यू करते चले जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम यहाँ आज कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर टाइम होगा तो और भी हम एक रूलर को देख लेंगे, आराम शाह को याद रखना है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये उपाधि दी गई, किसके द्वारा दी गई? मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई। क्लियर है गाइस? ठीक है। और ये मामलुक वंश थे, मामलुक वंश से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, और मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, ठीक है। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल तो कर लिया 1206 से लेकर 1210 तक, इसका टेन्योर था। अब इसमें टाइटल्स भी लेते हैं, ये टाइटल्स भी लेते हैं। कौन कौन से टाइटल्स एडप्ट करते हैं? देखिए यहाँ पर टाइटल्स भी एडप्ट किए जाते हैं इनके द्वारा। कुरान खोआ, ठीक है। लाख बख्श, पील बख्श, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खो। कुरान क्यों? क्योंकि कुरान सुरीली आवाज से पढ़ते थे, ठीक है, सुरीली आवाज से पढ़ते थे, सुरीली आवाज से कुरान को पढ़ा करता था ये, तो इसलिए कुरान खो टाइटल दिया गया। लाख बख्श का मतलब लाखों का डोनेशन देने वाला, लाखों का दान देने वाला, दाने भी बहुत था ये, ठीक है। और पील बख्श हाथी दान करने वाला, हाथी भी दान होते थे। देखिए आप, सुरीली आवाज, लाखों का दान, हाथी दान, ये टाइटल्स एडप्ट कर लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गाइस, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ आर्किटेक्चर भी बनवाई थी। वो कौन सी आर्किटेक्चर थी ये भी हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं तो याद रहेगा आपको। आर्किटेक्चर देखिए यहाँ, नंबर 1 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा गाइस, ठीक है। सेकंड कुतुब मीनार, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट आपका कुब्बत उल इस्लाम। ये 3 थे आर्किटेक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक के। मेन पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कुब्बत उल इस्लाम हो गया। कुब्बत उल इस्लाम एक ऐसी मस्जिद है जो ईरानी स्टाइल होती है, इसमें ईरानी स्टाइल दिखाई देती है। याद रखना, कई पॉइंट्स पूछे जाते हैं ईरानी स्टाइल में। पहली मस्जिद कौन सी है? तो कुब्बत उल इस्लाम ईरानी स्टाइल में फर्स्ट मॉस्क है, फर्स्ट मॉस्क है ये, फर्स्ट मॉस्क एट द रेट कहाँ? दिल्ली में,
याद रखना, दिल्ली की पहली ईरानी स्टाइल में मस्जिद का निर्माण किया था कुब्बत उल इस्लाम, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इसकी स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर। दूसरा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार 1199 शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट 1230 तक हो पाया था, और कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, शुरुआत इसने कर दी थी। ठीक है, ये दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है, और ये भी दिल्ली में है, याद रखने में। ठीक है, देन 2.5 दिन का झोपड़ा जो 2.5 दिन में पूरा होता है वो अजमेर में है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े से पहले एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर आचार्य वगैरह आकर और हिंदुस्तान जो हिंदू थे लोग, उनको शास्त्रों की नॉलेज दिया करते थे। ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा विद्यालय था यहाँ पर, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्यालय को तोड़कर एक मस्जिद बना दी, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। ठीक है, और एक यहाँ पर कुतुब मीनार की जगह लाल कोट था, लाल कोट था, लाल कोट को तोड़कर कुतुब मीनार बना दी गई दिल्ली के अंदर। 1199 से लेकर 1130 तक इसका समय पूरा होता है। इस तरह से आर्किटेक्चर देखा जाए, 3 आर्किटेक्चर हैं, 3 तरह के टाइटल्स हैं, और 2 टाइटल मोहम्मद गौरी के द्वारा दिए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। गाइस क्लियर है? सारे पॉइंट मैं रिपीट भी कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे ना। गाइस क्लियर? तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुछ फिलोसोफरों को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया गया है, संरक्षण भी दिया गया। ठीक है, कुछ फिलोसोफर हैं, मतलब सम फिलोसोफर सम फिलोसोफर्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। उनमें से एक हसन निजामी है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, हसन निजामी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और दूसरे होते हैं हमारे फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, फक्र ए मुदब्बिर और एक हसन निजामी। फक्र ए मुदब्बिर, अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, और एक हसन निजामी, हसन निजामी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हसन निजामी, फक्र ए मुदब्बिर। हसन निजामी पुस्तक का नाम था ताजुल मासिर। ठीक है, ताजुल मासिर। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे ताजुल मासिर किसकी लिखित है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। 4 ऑप्शन में एक रूलर होंगे अलग अलग, तो उनको बताना है अपने हिसाब से, है ना। ऐसे ही फक्र ए मुदब्बिर की है आदाब उल हर्ब, तो यहाँ लिख सकते हैं आदाब उल हर्ब, इनकी पुस्तक है आदाब उल हर्ब। अब ये किसको शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के एम्पायर को शो कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि लगभग 4 साल तक एम्पायर उनका रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सारे पॉइंट बताए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना, ये बुक है इनकी, ये बुक है इनकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम, अगर बात करें गुरु, जो एक कुतुब मीनार बनाया था, तो बख्तियार काकी खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी, एक बख्तियार काकी था। ठीक है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, वो अलग है, ये अलग ही सूफी संत है। ठीक है, एक सूफी संत है, सूफी संत है, याद रखना है, ये सूफी संत है। इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी खिलजी, और इन्हीं के बिहाफ पर क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाया। इनके बिहाफ पर कुतुब मीनार बना दिया, कुतुब मीनार। क्लियर गाइस? इनके बिहाफ पर ही कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट नॉट कंप्लीटेड। इसको वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है 1210 में, घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ ही क्या होता है? चंद्रमा का देवता। इसके नाम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। मैं यहाँ सारे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ गाइस, याद रखना, चंद्रमा का देवता।
चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून इसको बोला गया है। इसके नाम के अर्थ अगर पूछा जाए क्या है, तो गॉड ऑफ मून कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक का एक नेफ्यू जिसका नाम था इल्तुतमिश, और उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। याद रखना, गवर्नर ऑफ बदायूं गाइस, बदायूं। और बदायूं कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये बदायूं, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का गवर्नर था ये इल्तुतमिश, मतलब बदायूं का गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर राज कर रहा था। ठीक है, याद रखना, तब ये जागीरदार था बदायूं का इल्तुतमिश, याद रखना है, नेफ्यू था ये। क्लियर? अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ सेनापति भी थे, उन पर भी डिस्कस कर लेते। क्लियर है यहाँ तक? इसको आप चाहे स्लो मोशन में देखें, चाहे 1.5 की स्पीड से देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी मर्जी है कैसे करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कुछ इनके मतलब सेनानायक थे, जैसे कि यलदोज, एक नाम आता है यलदोज का। याद रखना, यलदोज को ये रूलर होता है कहाँ का? अफगान। गजनी, एक कुबाचा होता है, कुबाचा। ये अंग्रेजी के वर्ड ऐसे नहीं है, हिंदी में वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले भी। और कुबाचा को सिंध का क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। किसको? कुबाचा को कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बना देता है। ठीक है, याद रखना है। और बलूचिस्तान, ठीक है, और ठीक है, कुबाचा के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सिस्टर की शादी करता है, अपनी सिस्टर की शादी भी कर देता है। क्लियर? किसके साथ करता है? कुबाचा के साथ, कुबाचा के साथ, मतलब शादी कर देता है अपनी बहन की, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्लियर? पॉइंट्स हमारे यलदोज, कुबाचा। यलदोज को कहाँ की दीवानी दे दी थी? अफगान और गजनी की। कुबाचा को किसकी दे दी थी? सिंध की। मेन पॉइंट सिंध है हमारा। ठीक है, और इल्तुतमिश को दे दी गई थी बदायूं की। तो बदायूं में काम कर रहे थे, कोई अफगान में कोई काम कर रहा था, गजनी में काम कर रहे थे, है ना, सिंध में काम कर रहे थे। सब जगह से रेवेन्यू आ रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। अपनी शादी भी कर देता, अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ। ठीक है, मैरिड टू कुबाचा। देन फाइनली एक इनका बेटा भी होता है, सन। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है आराम शाह। नाम से लग रहा है आपको, आराम शाह, आराम ही करता था। ठीक है, लगभग 4 से 6 महीने इसका टाइम टेनर होता है, ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहता है। फाइनली इल्तुतमिश इसको हटा देता है गद्दी से। किसे? आराम शाह को इल्तुतमिश हटा देता है, और कौन बन जाता है? इल्तुतमिश अगला दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, याद रखना है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो आपका पॉइंट मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी, मतलब सिस्टर की शादी होती है इसके साथ। आराम शाह बेटा होता है जो 4 से 6 महीने रहता है, अयोग्य शासक होता है, मतलब अनवर्दी रूलर होता है, ये अनवर्दी रूलर होता है। और फाइनली इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है, डिफीट कर देता है, और फाइनली वो राजगद्दी हासिल कर लेता है इल्तुतमिश। याद रखना है, ठीक है। ऐसी कोई मर्जी नहीं थी इल्तुतमिश की राजगद्दी हासिल करने की। इल्तुतमिश को तो लीगली तौर से वहाँ की दिल्ली की जनता ने सेलेक्ट किया था, ठीक है। इलेक्शन जैसे होते हैं ऐसे ही एज ए इलेक्शन की तरह से इल्तुतमिश को दिल्ली की जनता ने चुन लिया था, क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान थी किसके अत्याचारों से? आराम शाह के अत्याचारों से। 4-6 महीने में दिल्ली जनता त्रस्त हो गई थी, इसलिए इल्तुतमिश ने इसको हटाकर और फाइनली गद्दी अचीव कर लेता है दिल्ली
सल्तनत की, मतलब स्लेव डायनेस्टी में नेक्स्ट जो एक्टिव रूलर होता है वो आता है इल्तुतमिश का। क्लियर है? तो आरम शाह का टेन्योर मैंने बता दिया है, ये रिमूव्ड हो जाता है, इसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, रिमूव्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा से हटा दिया जाता है, ठीक है। फाइनली 1210 में क्या होता है, डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है। घोड़े से मतलब पोलो खेलते समय इसकी गिरकर डेथ हो जाती है। पोलो खेल रहे होते हैं घोड़े पे बैठकर, और ऐसे ही पोलो खेल रहे थे तो ऐसे ही गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर आराम शाह आता है, आराम शाह हटा देते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है फिर अपनी कमान दिल्ली में संभाल लेता है, ठीक है। फाइनली तो ये हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन उसका बेटा, क्या क्या हमारे अचीवमेंट थे जो हमारे पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे वीडियो आता है, नेक्स्ट जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश गाइस, जो हमारे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे पॉइंट्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस हिस्ट्री में, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश आता है। अब इल्तुतमिश ने कई सारे काम यहाँ पर किए हैं, तो इल्तुतमिश हो सकता है इस वीडियो हम लोग खत्म कर लें, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट्स जो है हमारे मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू मतलब इल्तुतमिश, ठीक है गाइस। तो इनका टेन्योर था, इल्तुतमिश का टेन्योर है 1210 से 1236 तक, ठीक है। 1210 से 1236 तक इतने साल तक टेन्योर रहता है इल्तुतमिश का, याद रखना है, ठीक है। इल्तुतमिश के बेटे के नाम भी लिख देते, सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह, बहराम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह, याद रखना गाइस, ठीक है। और एक बेटी होती है डॉटर, डॉटर रजिया सुल्ताना। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अपने बेटों पर ट्रस्ट नहीं करती है, जितने भी बेटे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अनवर्दी रूलर हैं, अनवर्दी रूलर्स। अयोग्य शासक घोषित हुए, अयोग्य राजा घोषित होते हैं, क्योंकि ये कोई भी अचीवमेंट इनका दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के विकास के लिए कोई भी विचार, कोई भी इनका पॉलिसी, नीतियाँ जो भी होती हैं वो बेकार होती हैं। मौज मस्ती वाले शासक होते हैं, सुल्तान होते हैं, और इसलिए ट्रस्ट किया था इल्तुतमिश ने किस पर, रजिया सुल्ताना पर, ठीक है। तो बेटा है, बेटी है तरीके से। चलिए अब इल्तुतमिश ने क्या किया, अपना टेन्योर स्थापित तो कर लिया, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी लाहौर, लाहौर से राजधानी ट्रांसफर की, ठीक है। लाहौर से राजधानी ट्रांसफर कर ली कहाँ, दिल्ली। दिल्ली को न्यू कैपिटल बनाया, न्यू कैपिटल। दिल्ली में क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। बेटा बेटी और इनका दिल्ली ट्रांसफर हो गई, न्यू कैपिटल बन गई, कहाँ से हुई, लाहौर से, ठीक है। अनवर्दी रूलर्स हैं सारी चीजें। तो अब इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इल्तुतमिश, क्लियर। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है, जैसे कि अभी डिस्कस किया कि दिल्ली को राजधानी बना दिया इल्तुतमिश ने, और फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, बहुत बड़ी बात है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर बना है ना। या हम यहाँ पर और करके स्लेव डायनेस्टी का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक लीगल मतलब वैधानिक सुल्तान बन गया था, वैधानिक सुल्तान बन गया दिल्ली का गाइस, और दिल्ली की जनता ने उसको बनाया, एक लीगल सुल्तान की पदवी दी। और बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली को ऑपरेट एक अच्छे सुल्तान के द्वारा किया जाएगा।
इल्तुतमिश अपने आप को स्लेव भी कहता था, स्लेव ऑफ स्लेव। स्वयं को कहता था वन सेल्फ कॉल्ड, कहा करता था अपने आप को कि मैं गुलामों को गुलाम हूँ। अब गुलामों को गुलाम कैसे? मोहम्मद गौरी गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इस तरह से याद रखना है, ठीक है? क्लियर पॉइंट्स? स्लेव, वन सेल्फ कॉल्ड, स्वयं को कहता था कौन? इल्तुतमिश। वैधानिक सुल्तान था, दिल्ली की जनता ने यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया था, ठीक है? क्या लिख देता हूँ? दिल्ली की जनता ने इसको चुना, ठीक है? पॉइंट्स। तो स्लेव ऑफ डायनेस्टी एंड सेल्फ कॉल्ड। देन इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद भी एडॉप्टेड कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया, ठीक है? एक पद था सुल्तान का, इसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, एडॉप्टेड। डन। सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। पूछे जाते हैं, याद रखना है। इल्तुतमिश ने इम्प्लीमेंट किया, इक्ता सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। इक्ता सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली। दिल्ली में इक्ता सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। इक्ता सिस्टम के बारे में बता देते। पीस ऑफ लैंड, याद रखना, भूमि का टुकड़ा होता है। इक्ता सिस्टम, पीस ऑफ लैंड। इक्ता को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने, और इसको इम्प्लीमेंट करी दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश ने। क्लियर? इल्तुतमिश ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद गौरी ने। अगर बात करें, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं पीस ऑफ लैंड, जैसे कोई फ्यूड का मतलब होता है। द थ्री ऑर्डर्स एक वर्ल्ड हिस्ट्री में 11th क्लास का एक चैप्टर है, 4th चैप्टर है, द थ्री ऑर्डर्स। उसमें हम फ्यूड वर्ड कहते हैं, FEUD। फ्यूड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा। तो वर्ड वहाँ से टेकन किया गया एक तरह से, ठीक है? याद रखना, ठीक है? वही इक्ता है अफगानिस्तान, उसका कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और ये किर्गिस्तान, उधर ही साइड में चलते थे सारी चीज़ें, याद रखना। एकता जो है, और एकता को इंडिया में लाने का श्रेय किसका है? मोहम्मद गौरी का है। देन मोहम्मद गौरी लेके तो आ गया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है? एक तरह से ये रेवेन्यू के लिए था, इसके लिए था फॉर रेवेन्यू के लिए था, मतलब कलेक्शन करना था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसको लाया था, ठीक है? पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट है, एक न्याय की जंजीर भी लगवाई। न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। किसने लगवाई? इल्तुतमिश ने। अपनी दिल्ली में कभी भी अन्याय होता था तो एक ये फरमान था इल्तुतमिश का, अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने आ सकता है, और उस जंजीर को वो बस नॉक कर दे, और सुल्तान उसके लिए न्याय के लिए खड़ा होगा। तो न्याय की जंजीर लगवाई। जो लाल वस्त्र पहनते थे, लाल वस्त्र पहनकर जो आते थे, वो बस न्याय की जंजीर को खींच दे, उसके बाद सुल्तान उसके लिए मतलब खड़ा रहता था न्याय के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट में परमानेंट आर्मी ठीक है, बनाता है ये, बनाई इसने परमानेंट आर्मी, बनाई इसने, देख लीजिए आप। और इसी परमानेंट आर्मी को कॉपी करता है अलाउद्दीन खिलजी, जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाता है अलाउद्दीन खिलजी जो है, तो परमानेंट आर्मी भी यहाँ बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए, कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए कॉइन्स। तांबे का जीतल कहते हैं, ठीक है? एक है तांबे का जीतल, कॉपर का जीतल था ये, ठीक है? आहत होते थे, चांदी के आहत किसके होते थे? चांदी के होते थे, याद रखना। इसे हम टका कह सकते हैं, या टका, ठीक है? टका। इसी बांग्लादेश में राजधानी है ढाका, और वहाँ का क्या है? टका, ठीक है?
चांदी का टका भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तांबे का जीतल, टका, और अरेबियन कॉइन्स भी चलाए इसने, अरेबियन कॉइन्स भी चलाए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इल्तुतमिश के क्या क्या अचीवमेंट हैं तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किए हैं, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। इल्तुतमिश में प्रथम वैधानिक सुल्तान था, और क्या क्या अचीवमेंट है इसके। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी का क्या किया, कंपोजिशन किया था, कंपोजिशन पूछा जाए। तुर्कान ए चहलगानी कंपोजिशन, चालीसा दल भी कहते हैं। चालीसा दल मतलब 40 मतलब मेंबर हुआ करते थे इसमें, जो एडवाइस देने का काम करते थे। अगर कहीं भी इल्तुतमिश को कोई भी परेशानी होती थी तो वहाँ पर ये जो है तुर्कान चहलगानी अपना रोल प्ले करते थे। इसको हम चालीसा दल भी कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चालीसा दल, चालीसा दल भी कह सकते हैं इसको वाइस, ठीक है। और इसी चालीसा दल में एक मेंबर था आपका बलबन, एक मेंबर था बलबन, याद रखना है, ठीक है। इसी चालीसा दल में एक मेंबर था बलबन। तो ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो सी आज होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है ना, तो याद रखना है। तो ये तुर्कान चहलगानी थी, इसको कंपोजिशन किया था इल्तुतमिश ने, उसमें बलबन अपना रोल प्ले इसने अच्छा किया। और नेक्स्ट, इल्तुतमिश दिल्ली की जनता के लिए काम तो अच्छे कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इल्तुतमिश के समय पर मंगोल अटैक तो नहीं होते। मंगोल एक वो जलालुद्दीन था एक, जो कि भाग के आ रहा था किस तरफ, इंडिया की तरफ। तो उस समय चंगेज खान का रूल भी था। तो मैं यहाँ पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी रूलर था एक, कंटेम्प्रेरी रूलर जो दिल्ली की जनता को बचाया था गाइस। अगर ऐसा होता तो चंगेज खान दिल्ली पर कब्जा कर लेता, मतलब भारत पर कब्जा कर लेता, उसके लिए आसान था आराम से। और ये तो लोग अपने आप को स्टेबल कर रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था गेंगिस खान। तो कंटेम्प्रेरी रूलर था यहाँ पर गेंगिस खान, इसका ये पूछे जाते हैं पॉइंट आपके, गेंगिस खान, ठीक है। ये रूलर था, इसका जो टेन्योर ये था, टेन्योर वैसे देखा जाए, टेन्योर जो गेंगिस खान का था 1162 से लेकर 1227। अब देखिए 1227, और मैंने इल्तुतमिश का क्या बताया, 1210 से लेकर 1236 तक बताया था। तो ये कंटेम्प्रेरी रूलर था गेंगिस खान। इसका सेंट्रल एशिया में भी राज था, सेंट्रल एशिया में भी राज था, ठीक है। इसका नॉर्थ अफ्रीका में भी राज था, नॉर्थ अफ्रीका में, और इसका यूरोप में भी राज था, यूरोप में भी गाइस गेंगिस खान का। तो गेंगिस खान जब इन 3 कंटिनेंट पर हुकूमत कर सकता है तो क्या इंडिया को कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए इल्तुतमिश ने दिल्ली की जनता को सेव किया गेंगिस खान के आक्रमण से, और उसने गेंगिस खान के दुश्मन को पनाह नहीं दी, और बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको पनाह नहीं देंगे। इसलिए गेंगिस खान ने अटैक नहीं किया भारत पर, और इल्तुतमिश को अपना एक एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, और वापस चला जाता है। डन यहाँ तक, ये पॉइंट्स हमारे वेरी इंपॉर्टेंट से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इल्तुतमिश ने सारे काम तो कर लिए, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश को बस एक ही टेंशन थी कि अब मैं क्या करूँ, आगे मेरे बेटे सब अनवर्दी हैं, मैं किसको अपने ये सत्ता मतलब दूँ, और जो उस काबिल हो, जो दिल्ली की जनता को परेशान न करे, दिल्ली की जनता की सेवा करे। तो क्वेश्चन घूम रहा था। लेकिन उस समय एक ट्रेजेडी हो जाती है 1227 में, इसके एक बेटे की डेथ हो जाती है, नासिरुद्दीन महमूद की, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है, तो ये बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि बेटा था इसका बड़ा, और सबसे मोहब्बत इसी से करता था। एक्चुअली क्या है, नासिरुद्दीन महमूद 2 होते हैं, वो इसी का बेटा होता है नासिरुद्दीन महमूद का, जो हम पढ़ते हैं 1246 से लेकर 1266 के बीच में।
तो वो ये नाम इतना प्यार करता था अपने बड़े बेटे से, तो ये नाम उसने कॉपी करके अपने ग्रैंड सन को दे दिया था। तो इतिहासकार मानते हैं कि जो ग्रैंड सन है वो उनका बेटा ही है। तो बेटे का एक तरह से रोल प्ले वो 1246 से 66 के दौर में इतिहासकार हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग वो भी वहाँ पर बेटा कहलाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत मोहब्बत थी इससे ये मर जाता है और इसी के नाम पर एक सुल्तानगढ़ी का टॉम बनाया जाता है। ये पूछा जाते हैं क्वेश्चंस जो है, एक टॉम होता है सुल्तानगढ़ी का। ठीक है, तो एक सुल्तानगढ़ी का टॉम होता है, सुल्तानगढ़ी टॉम। सुल्तानगढ़ी का टॉम बनता है, किसके नाम पर बनता है? नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर। याद रखना, फर्स्ट टॉम होता है, फर्स्ट टॉम जो बनता है इल्तुतमिश के समय पर। इसलिए इल्तुतमिश के काल को हम लोग क्या कह सकते हैं? टॉम का काल, एरा ऑफ टॉम। इल्तुतमिश के काल को एक टॉम का युग बोल दिया गया है। इल्तुतमिश के समय पर ये टॉम बनाया गया था, वो भी दिल्ली में है। याद रखना है कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। तो इस तरह से क्या हुआ, इल्तुतमिश जो है अपनी सत्ता को आगे काबिज करने में नाकाम होता है, क्योंकि 1227 से लेकर कंप्लीटली वो कर नहीं पाता। टेनर तो कर लेता है, लेकिन जो उसकी चाहत होती है कि मेरा बेटा एक अच्छा योग्य हो, चार में से एक तो बेटा हो जो आगे लेके जाए इस एम्पायर को, लेकिन नहीं ऐसा हो पाता। और वो अपना डिसीजन मेकिंग के थ्रू रजिया सुल्ताना को एक वहाँ की शासिका घोषित कर देता है दिल्ली में, जो कि अलग अलग कई सारे लोग उसका विरोध करते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं और पूरी तरह से रजिया को बाइकआउट कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली रजिया अपने आप को काबिज कर लेती है इस पद के योग। याद रखना है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 1231 में कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार को पूरा करते हैं। कुतुब मीनार को पूरा करते हैं, कुतुब मीनार कंप्लीटेड होती है। क्लियर, कुतुब मीनार कंप्लीट होती है यहाँ पर। याद रखना कहाँ, 1230 से 31 में कुतुब मीनार कंप्लीट करता है। कौन करता है? इल्तुतमिश कर देता है कुतुब मीनार को कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं। ठीक है, और फाइनली इल्तुतमिश की डेथ होती है वो 1236 को इल्तुतमिश की क्या होती है? डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज आता है 2 से 4 माह के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहता है, वो 2 से 4 माह के लिए आता है और फाइनली किसको बना दिया जाता है? रजिया को शासिका बना दिया जाता है। पढ़ाने को तो कंटिन्यू में पढ़ाता रहूँगा, लेकिन टाइम भी का बहुत मतलब एक पंक्चुअल टाइम रहता है इस चीज़ का गाइस। तो कंटिन्यूली हमारा एक मतलब टीचिंग रहती है हमारी 8:30 से लेकर 12, 1, 2, 2:30 तक बच जाता है। उसके बाद फिर टाइम मिलता है तब ये वीडियो अपलोड होता है, तो मेहनत तो काफ़ी लगती है। तो गाइस मैं यहीं तक फिर स्टॉप करूँगा। तो आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश को यहाँ पर देखा और आगे हम लोग रजिया और आगे के सुल्तानों को पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ सही चल रहा है सब कुछ, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत लीजिए। एक ऐसे आप इसको सोचा करें कि यस हमें कुछ कंटेंट मिल रहा है तो हम क्यों ना इस पर फोकस करें, क्यों ना उसको हम पढ़ाई करें इस पर, है ना। जितना हम किताबों को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली उसको अपडेट करें, देखा करें, प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को लिखा करें, ज़रूरी है गाइस। ठीक है, कोई चीज़ याद नहीं होती, याद तभी होती है आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे और आप एक ग्रुप डिस्कस कर पाएंगे, है ना। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स के अंडर ही सब कुछ हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आराम से आप पोस्टमार्टम कर देंगे, बशर्ते आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।